गुड इवनिंग एवरीवन। मैड गुरु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी बच्चों को पढ़ पा रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत देर से किसी के पीछे पड़े हुए हो, तो आप उन बातों को छोड़ें, अपने टॉपिक पर आए। सबसे पहली चीज, मैड गुरु कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज मैं आप सभी को भारत के इस लोकतांत्रिक दिवस पर, जो 74 गणतंत्र दिवस, हमारे भारत का जो 74वां गणतंत्र दिवस है, उसकी आपको हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैड गुरु से जुड़े हुए वो जितने भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आगे आने वाली एग्जाम में हमारा आरएमएल एग्जाम, सीएचओ राजस्थान एग्जाम, इसके अलावा हमारे जो अन्य सीएचओ एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये लाइव सेशंस आपके लिए चलाए जा रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं कि आपको इन सेशन में मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज, आप सभी को मैड गुरु कोचिंग क्लासेस के जो नए बैच है उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि 9 फरवरी 2023 हमारा नेक्स्ट नॉर्सेट 2023 का बैच है। ये 9 तारीख से मॉर्निंग का बैच है, ये शुरू हो रहा है। और ये जो बैच है, ये हल्दी घाटी गेट पर जो टॉक रोड है, वहां हमारी न्यू बिल्डिंग के अंदर ये बैच शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी बच्चे इस बैच के बारे में अपने साथियों को, अपने कलीग्स को बता सकते हैं। बाकी हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप सभी को इस क्वालिटी टीचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपको लगातार वो सारी क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाय द मैड गुरु कोचिंग क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जुड़ जाएं, जिससे हम यहां क्लास को शुरुआत करें। हाँ बेटा, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। वीडियो अटक रही है क्या? वीडियो अटक रही है? वीडियो अटक रही है, एक बार जवाब दीजिएगा सभी बच्चे। हेलो डियर। हाँ जी, अब देखिएगा बेटा, अब कंफर्म क्लास आ रही है लगातार किसी भी प्रकार की। हाँ जी, मेरी वॉइस प्रॉपर आप लोगों को? यस, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं वॉइस इज प्रॉपर। हाँ जी, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, वॉइस इज प्रॉपर, वीडियो इज क्लियर? यस। चलेगा, कोई बात नहीं बेटा, कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है और आगे से इस प्रकार के नेटवर्क इश्यू होने की वजह से कई बार क्लास के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, हम क्लास को शुरुआत करते हैं, ज्यादा लेट ना करके क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जुड़ जाएं और जो भी बच्चे वापस डिस्कनेक्ट हुए थे, जल्दी से जल्दी लिंक पर क्लिक करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी क्लास को आप सभी बच्चे जुड़ सकते हैं। हाँ जी, यस, चलेगा बेटा, बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ जी बेटा, क्लास की तरफ ध्यान दीजिएगा बेटा। अननेसेसरी किसी दूसरे के चक्कर में आप अपना नुकसान ना करें। लाइव सीरीज वाले बच्चे से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैड गुरु के और मेरे शुभ चिंतक है, और वो लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे काम करने के लिए आनंद भी आते हैं और ऐसे काम करने में उनका कार्य यही है, उनका मोटिव ही यही है, कैसे मैड गुरु को छेड़ा जाए। लेकिन मैड गुरु की जड़ें इतनी गहरी है कि इन तुच्छ लोगों के कहने से नहीं हिलेगी। मैड गुरु इसी प्रकार आगे बढ़ेगी और आप सभी बच्चों का प्यार हमेशा आगे हमें मिलता रहेगा। तो आज की क्लास का मैं पहला सेशन का क्वेश्चन शुरू करता हूं बेटा,
जो कि आपका पहला क्वेश्चन है आज की क्लास सेशन का। आप इस क्वेश्चन को सभी देखिएगा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है आपके सामने, और सिंगल लाइन के इस क्वेश्चन के अंदर आप सबके सामने लिखा हुआ है एक वर्ड डिस्टोसिया। डिस्टोसिया इज मोस्ट कॉमनली सीन। डिस्टोसिया एक वर्ड आप सब बच्चों ने सुना होगा, जानते भी होंगे आप लोग। डिस्टोसिया का मतलब होता है बेटा अबनॉर्मल लेबर। देखिएगा बेटा, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्टोसिया, और आप लोगों की जानकारी के लिए इतना सा मैं बता देता हूं कि डिस्टोसिया को हम बोलते हैं अबनॉर्मल लेबर। और क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट कॉमनली कहां देखा जाता है, गायनेकोइड पेल्विस, एंड्रोइड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस, प्लेटीपेलोइड पेल्विस। इसका मतलब एक बात देखिएगा कि आपके सामने क्वेश्चन के अंदर चारों पेल्विस के टाइप के ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आप सब जानते हो बच्चे, पेल्विस कितने प्रकार का होता है बेटा, 4। दैट इज द 4 टाइप ऑफ पेल्विस। आप सब जानते हो गायनेकोइड होता है, गायनेकोइड के बाद एंथ्रोपोइड होता है, एंड्रोइड होता है, प्लेटीपेलोइड होता है। और एग्जामिनर यह पूछना चाहता है कि गायनेकोइड, एंथ्रोपोइड, एंड्रोइड, प्लेटीपेलोइड में से अबनॉर्मल लेबर डिस्टोसिया मोस्ट कॉमनली किसमें देखा जाता है। यस, आपके क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार है। सभी बच्चे अपने आंसर टाइप करके मुझे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल आप अपने आंसर्स मुझे बता सकते हैं। अजय ए, दैट इज ऑक्सीटोसिन बी, बिल्कुल हार्मोन के नाम से अपने नाम बना रखे हैं बेटा, बहुत अच्छा। बिल्कुल रंजना, नरेश बी, बी, भरत सिंह, अनिल बी। अच्छा, बी एंड्रॉइड के नाम से आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, जल्दी बिल्कुल बी। अच्छा, दैट्स गुड, बी बी बी, यस। हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो डिस्टोसिया है ये होने को मोस्टली आपके प्लेटीपेलोइड में भी देखने को मिल सकता है, मिलने को तो एंथ्रोपोइड में भी मिल सकता है, और मिलने को एंड्रोइड में भी मिल सकता है। यदि मैं आपको चारों टाइप की बात कहूं तो आप सब बच्चे ध्यान रखना, द मोस्टली पेल्विस आर द 4 टाइप्स। पेल्विस आर द 4 टाइप्स पेल्विस। महिलाओं में 4 प्रकार के पेल्विस पाए जाते हैं डियर। और ये जो 4 प्रकार के पेल्विस हैं, यदि मैं आपको पेल्विस की इमेज दिखाऊं, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। दैट इज द 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस। 4 प्रकार की पेल्विस पाई जाती हैं फीमेल्स में, जिनमें जो एक पेल्विस होती है वो होती है गायनेकोइड, दूसरी होती है एंथ्रोपोइड, तीसरी होती है एंड्रॉइड, चौथी होती है प्लेटीपेलोइड। ये 4 प्रकार की पेल्विस है। सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखें, जो डिस्टोसिया है लेबर के लिए, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे सूटेबल पेल्विस होता है गायनेकोइड। गायनेकोइड इज द सूटेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है, उस नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे सूटेबल पेल्विस होता है, वो होता है गायनेकोइड। लेकिन ध्यान रखना, प्लेटीपेलोइड तो वो होता है जहां पर वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। बेटा, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, यह आपको मैं बता देना चाहता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि वेजाइनल डिलीवरी किस प्रकार के पेल्विस में पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपका आंसर होगा दैट इज द प्लेटीपेलोइड। अब बचे 2, एंड्रॉइड और एंथ्रोपोइड। यदि मैं बात करूं तो महिलाओं में 50% फीमेल्स में होता है गायनेकोइड, 25% वुमेन में होता है एंथ्रोपोइड, बेटा 20% में होता है एंड्रॉइड, और 5% में होता है प्लेटीपेलोइड। तो उसके हिसाब से सेकंड मोस्ट कॉमन पेल्विस होता है एंथ्रोपोइड। पर मैं इस एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में बोलूं तो एंड्रॉइड पेल्विस वो होता है, दैट्स
एंड्रॉइड पेल्विस। इस एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर तीन विशेष बात आप सब बच्चे एज ए क्वेश्चन के रूप में समझ लेना। यदि मैं एंड्रॉइड पेल्विस की बात करूं तो इस एंड्रॉइड पेल्विस के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम के तीन क्वेश्चंस आते हैं, और वो ये है कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस। यही वो पेल्विस होता है जहां पर देखा जाता है डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। अरे बेटा क्या? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। सबसे ज्यादा डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट यही होता है। दूसरा चीज बेटा, सबसे ज्यादा डिस्टोसिया मोस्ट कॉमनली यही देखा जाता है, और यही वो पेल्विस है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इन मेल्स। पुरुषों में सबसे ज्यादा यही आपको देखने को मिलता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए मेल्स में मोस्ट कॉमन कौन सा, तो आप क्या बोलोगे? एंड्रॉइड। बेटा यदि आपसे पूछे डिस्टोसिया सबसे मोस्ट कॉमन किसमें? एंड्रॉइड में। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट किसमें? सबसे ज्यादा डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, और वो भी कहां पर बेटा? एंड्रॉइड पेल्विस में। पर एक पेल्विस होता है एंथ्रोपोइड। कौन सा? एंथ्रोपोइड सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं एंथ्रोपोइड पेल्विस जो होता है ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है फेज 2 ट्यूब्स डिलीवरी के लिए। किसके लिए? फेज 2 ट्यूब्स डिलीवरी के लिए। यानी यदि प्रेजेंटेशन कैसा है, दैट इज द सिफेलिक, पर सिफेलिक के साथ बच्चे का बाहर आ रहा है फेस, तो दैट इज द फेज 2 ट्यूब्स डिलीवरी जो होगी वो एंड्रॉइड में होगी। उसका रीजन है क्योंकि एंथ्रोपोइड का बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर बड़ा होता है, ट्रांसवर्स सकड़ा होता है, जबकि एंड्रॉइड का एंटीरियो पोस्टीरियर, यदि हम बोलें एंटीरियो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायामीटर उच्च तुलना में नहीं होते हैं, जिस तुलना में किसके होते हैं? दैट इज द एंथ्रोपोइड। इसका रीजन है, उसका रीजन मैं बता देता हूं, वो छोटे हैं, ये लॉन्ग ओवल शेप का है। एंथ्रोपोइड पेल्विस जो होती है इसकी शेप होती है लॉन्ग ओवेल शेप, जबकि एंड्रॉइड पेल्विस की होती है हार्ट शेप। अरे हार्ट सबने देखा है, हार्ट सबने देखा है, तो हार्ट में जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर होंगे वो तुलना में इसके छोटे होंगे, क्योंकि जो एंथ्रोपोइड पेल्विस है इसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बड़ा होता है। यही कारण होता है क्योंकि ये लंबा अंडाकार आकार में है, और लंबा अंडाकार होने की वजह से यहां डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट और डिस्टोसिया सबसे कम होता है। दूसरा मैंने क्या कहा कि एंथ्रोपोइड में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 25% महिलाओं में यह पाया जाता है, 50 में वो हो गया, तो लगभग 75% महिलाओं में तो ये दो ही पेल्विस हो गए। ये तो 20% महिलाओं में है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन किन में होता है? मेल्स में। ये ध्यान रखना। अब मैंने क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था? इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, लेकिन सिंपली क्वेश्चन क्या पूछा था कि डिस्टोसिया इनमें से कौन से प्रकार के पेल्विस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एंड्रॉइड। क्या होगा बेटा? एंड्रॉइड। लेकिन यदि मान लो मैं यहां डिस्टोसिया ना लिख के क्या भी लिख देता? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। क्या लिख देता? डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट। तो ध्यान रखना, मैं फिर कह देता हूं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट में भी आंसर क्या होता? एंड्रॉइड। मान लो इस क्वेश्चन को मैं घुमाकर ऐसे कह देता, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस फाउंड इन मेल्स, तो भी आपका आंसर क्या होता? एंड्रॉइड। लेकिन इस एंड्रॉइड का एक क्वेश्चन जो आपको इन चारों के साथ समझना है, पहचानना है। देखो बेटा, मैंने क्या कहा? 50% महिलाओं में, देखो वापस आ जाओ इस बात पर, 50% में कौन सा है? गायनेकोइड। 25% में कौन सा है? एंथ्रोपोइड। 20% में कौन सा है? एंड्रॉइड। और सबसे कम कौन सा है? प्लेटिपेलोइड। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस
इट इज मोस्ट कॉमन, यस बेटा, इट इज द मोस्ट कॉमन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, बट मोस्ट कॉमन ना पूछ के आपसे कह दे लीस्ट कॉमन, और लीस्ट कॉमन हमेशा किसको बोलोगे? प्लेटीपैलोइड। पर मैंने कहा ना एंड्रॉइड का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको चारों को देखना पड़ेगा एक बार, और वो क्या है? ये मोस्ट कॉमन है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ये लीस्ट कॉमन है। लेकिन प्लेटीपैलोइड के बारे में अभी एक बात कही मैंने कि प्लेटीपैलोइड वो है जहां मैंने क्या लिखा, पढ़ो एक बार, वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए जब आपको यह पता होना चाहिए कि वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए एग्जामिनर आपके इस शब्द का फायदा उठाता है और वो क्या कहता है, आप इसी क्वेश्चन से वापस समझना। मान लो इसमें मैं डिस्टोसिया ना लिखता, डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट भी ना लिखता, मैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस फाउंड इन मेल्स भी ना लिखता, अब की बार मैं कह देता मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस पुअरेस्ट फॉर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के सबसे पुअरेस्ट चांस कहां है? तो पुअरेस्ट सुनते ही बच्चे आंसर कहां भगते? प्लेटीपैलोइड। पर यह गलत है, क्योंकि उस समय वर्ड दिया है पुअरेस्ट, और पुअरेस्ट का मतलब होता है माय डियर सबसे कम चांस। तो जब मैं कह चुका हूं कि यहां प्लेटीपैलोइड इसलिए मत करना क्योंकि प्लेटीपैलोइड में तो मोस्टली वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, तो सबसे निम्न चांस कहां हुआ? एंड्रॉइड में, क्योंकि गायनेकोइड तो मोस्ट सूटेबल है, एंथ्रोपोइड सेकंड सूटेबल है, पर एंड्रॉइड ध्यान रखना एग्जैक्टली निम्न सूटेबल है, इसलिए वर्ड आएगा दैट इज द पुअरेस्ट। तो माय डियर एंड्रॉइड आंसर करने वाले बच्चे, जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया था, क्लियर, आप सब बच्चों का राइट आंसर बिल्कुल मैं आपको बता देना चाहता हूं बी है, करेक्ट आपने आंसर दिया। जिन्होंने गलत दिया वो भी सुधार लेना, लेकिन मैं आपको एक बात दे देता हूं, ट्रिक याद कर लेना, एंड्रॉइड के हमेशा जिंदगी में 4 क्वेश्चन याद रखना, इस 4 से लाइन से बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। एंड्रॉइड पेल्विस से 4 क्वेश्चन क्या याद रखना है? 1 वर्ड डिस्टोसिया, 1 word is dystocia, second one deep transverse arrest, the third one most common type of pelvis found in males, and the fourth word that is the poorest for vaginal delivery। पर गायनेकोइड से भी आपको क्या क्या याद रखना है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस सूटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी, पर एंथ्रोपोइड कहूं सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस, पर ध्यान रखना ये वो पेल्विस है जो फेस टू प्यूब्स डिलीवरी के लिए जरूरी है, लेकिन आपको प्लेटीपैलोइड मैंने कहा सबसे लीस्ट कॉमन है, वह है जहां पर बिल्कुल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। तो डियर फर्स्ट क्वेश्चन है जहां आपका आंसर एंड्रॉइड था, पर मैंने 1 से आपको 4 चीजें बताई हैं कि आप इन हर लाइन को क्लियर करके चलें, क्योंकि पेल्विस के टाइप से आपके एग्जाम्स में आरएमएल जैसी एग्जाम हुई, सीएचओ जैसी एग्जाम्स हुई, यहां शब्दों को घुमाकर, वैरायटी ऑफ वर्ड्स को घुमाकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला पढ़िएगा बेटा, और आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत सरल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। हां जी बेटा, बहुत बेसिक सा सरल सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्वेश्चन में दे रखा है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन इज ए रप्चर विद ट्रू लेबर पेन, कि क्वेश्चन में लिखा है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, फटी है, ट्रू लेबर पेन के साथ। यू आर वर्ड दैट यू कलेक्ट द वर्ड ट्रू लेबर पेन के साथ रप्चर हुई है, पर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? बट बिफोर द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। इसका मतलब फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है माय डियर 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर।
और इससे पहले रप्चर हुई है, तो इसे क्या कहोगे? एनआरओएम, ईआरओएम, पीआरओएम या ईआरओएम? यस, आंसर शुरू कीजिएगा बेटा। बिल्कुल, हां जी, देवराज, जीतू, बंटी, बी, सी। अच्छा, सी, सी, बिल्कुल सी, बी, सी। बहुत बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, बहुत बच्चे बी भी आंसर कर रहे हैं। अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बिट्टू, भरत, सी। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। यस, चलेगा, कोई बात नहीं। बी और सी आंसर। ज्यादातर बच्चों का दो जगह फोकस आपका आ रहा है बेटा। कई बच्चों का फोकस आ रहा है ईआरओएम पर, कई बच्चों का फोकस आ रहा है पीआरओएम पर। देखो, हमने क्या सोचा कि इन दो शब्दों के बीच हमारा आंसर 4 जगह नहीं गया। हमारा आंसर कितनी जगह गया? 2 जगह। वो आंसर 2 जगह इसलिए गया है क्योंकि बस हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन में उस लाइन को हम करेक्टली टारगेट नहीं कर पाए जो उसका आंसर है। यदि ये चीज हम टारगेट कर लेते तो आंसर करेक्टफुल पहचान जाते। कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आप में से वो बच्चे जो पीआरओएम कर रहे हैं उनको मैं साफ बता देना चाहता हूं, पीआरओएम का फुल फॉर्म तो होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा। और आप में से जो बच्चे ईआरओएम कर रहे हैं उनको मैं ये कह देना चाहता हूं कि ईआरओएम का फुल फॉर्म होता है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी वर्ड है। लेकिन आपने एनआरओएम को और एआरओएम को गलत कर दिया, इन दोनों को गलत कर दिया। लेकिन क्यों गलत किया वो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको यहां चारों के बारे में बताऊं तो एनआरओएम को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बट आई टेल यू AROM, it is artificial rupture of membrane। अब पढ़ो डियर, चलो जी पढ़ो डियर, पढ़ो। चारों शब्दों को पढ़ने पर एक चीज तो यहां नोटिस कर लो आप कि जो बच्चे पीआरओएम कर रहे हैं उन बच्चों को, पीआरओएम करने वाले बच्चों को यदि समझ में आ रहा हो, फुल फॉर्म लिखा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो यहां सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं आपका आंसर बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जो बच्चा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन समझ रहा है वो ये समझ लें कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में तो लेबर पेन, दैट इज द ट्रू लेबर पेन, इज नॉट स्टार्ट। अरे लेबर पेन, या मैं कहूं लेबर इज नॉट बिगिनिंग, लेबर शुरू ही नहीं होता है। और लेबर शुरू ही नहीं हो उससे पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पीआरओएम। पीआरओएम में ट्रू लेबर पेन होते हैं एब्सेंट। यदि क्वेश्चन में लिखा हो ट्रू लेबर पेन इज एब्सेंट बट membrane is rupture, membrane is rupture, membrane rupture हो जाए ट्रू लेबर पेन के एब्सेंट के साथ, यानी ट्रू लेबर पेन शुरुआत ही नहीं हुई, नॉट बिगिनिंग, बिगिनिंग ही नहीं हुआ। या कई बार वर्ड क्या लिखा जाता है, ऐसा नहीं देगा तो कई बार लिखा जाता है दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर बिगिनिंग लेबर प्रोसेस। एक औरत में लेबर प्रोसेस शुरुआत ही नहीं हुई, लेबर पेन शुरू ही नहीं हुए और उससे पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो माय डियर इन दोनों लाइन में तुम कहना पीआरओएम। ठीक है, इसका मतलब
यहां क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रू लेबर पेन है, तो जब क्वेश्चन में ट्रू लेबर पेन लिख दिया, इसका मतलब तुम्हारा पीआरओएम तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि पीआरओएम तो तब होगा जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लेबर बिगिनिंग होने से पहले हो जाए, या मैं कहूं दैट इज द मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ट्रू लेबर पेन एब्सेंट है, और ऐसी कंडीशन है पीआरओएम पर एक एआरओएम दे रखा है। यह भी यहां आंसर गलत होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एनआरओएम में एक छोटा सा अंतर है। नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जब दैट इज द मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, 10 सेंटीमीटर डायलेशन के साथ, बेटा पढ़ना, 10 सेंटीमीटर के साथ बेटा यहां पर आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, तो वो एनआरओएम है। और यहां कहीं नहीं लिख रखा क्वेश्चन में कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स के साथ रप्चर हो रही है, बल्कि क्या लिख रखा है? बिफोर फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो इसका मतलब एनआरओएम गलत। बेटा एआरओएम तो सरासर इसलिए गलत है कि जब आंसर एनआरओएम नहीं है तो एआरओएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एआरओएम तब होता है जब 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन पे भी मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर नहीं हो रही है। इसका मतलब एक शब्द सीधा सा तुम्हें लिख दूं, दैट इज मेम्ब्रेन is not rupture spontaneously after fully dilation of cervix, fully dilation of cervix, cervix का 10 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया, फुल्ली डायलेट हो गई, फिर भी रप्चर नहीं हो रही है, जानबूझकर रप्चर करना पड़ेगा। एआरओएम कहलाता है जहां हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट का यूज करके फिर मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, इट इज कॉल्ड एआरओएम। इसलिए मैंने कहा यहां आंसर ना तो एनआरओएम होगा, ना पीआरओएम होगा, ना एआरओएम होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? ईआरओएम, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्योंकि अर्ली रप्चर में मैंने क्या कहा कि अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वो होता है जिसमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई है ट्रू लेबर पेन के साथ, यानी ट्रू लेबर पेन प्रेजेंट है, लेबर शुरू हो चुका है, पर सर्विक्स का डायलेशन अभी फुल नहीं हुआ है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, पर 10 नहीं हुआ, और 10 से पहले ही रप्चर हो गई, उसे बोलेंगे अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, अरे समय से पहले रप्चर हो गई है। इसलिए राइट आंसर यहां क्या बोलोगे बेटा? EROM। तो ध्यान रखना बेटा, एग्जैक्टली EROM में, AROM में, PROM में और NROM में क्या डिफरेंस है, ये चारों डिफरेंस सुन लेना। आई गिव यू द वर्ड। सबसे पहले NROM, नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किसे कहोगे? मैंने क्या बोला? मेम्ब्रेन रप्चर तब होगी जब सर्विक्स का फुल डायलेशन होगा। EROM, ट्रू लेबर पेन प्रेजेंट है लेकिन रप्चर हो रही है फुल डायलेशन से पहले, EROM। PROM, लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुआ है लेबर, और पहले ही रप्चर हो गई है, दैट इज द PROM। और AROM बेटा, मेम्ब्रेन यहां पर रप्चर तब हुई है, सॉरी, मेम्ब्रेन रप्चर अपने आप नहीं हो पा रही है, फुल डायलेशन भी हो चुका, लेबर पेन भी आ रहे हैं, पर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हो पा रही है। और ऐसी कंडीशन जहां आर्टिफिशियली इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम मेम्ब्रेन को रप्चर कर रहे हैं, AROM कहलाता है। और आप सुन लेना,
ये कई बार यहां क्वेश्चन आ गया है, मैं यहां बता देता हूं कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा जी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, वो माना जाता है कोचर फोर्सेप्स। ये सुन लेना, ये बहुत बार तुम्हारे एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन में कि एआरओएम के लिए कौन सी फोर्सेप्स हम यहां यूज करते हैं। तो आपको इस फोर्सेप्स का नाम बताना है। कोचर फोर्सेप्स से ही हम आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। तो दैट इज गिव द आल्सो द क्वेश्चन ईआरओएम, एनआरओएम, एआरओएम एंड पीआरओएम। लेबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बहुत अहम योगदान निभाता है, कई बार इंस्ट्रूमेंट वगैरह से पूछ लिया जाता है। चलेगा बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, और यदि आ गई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आराम से इसे पढ़ें, क्वेश्चन को देखें। यस, देखें, यस यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े बेटा आराम से। पढ़िएगा मालिक। विच ऑफ द कंपोनेंट, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि विच ऑफ द कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बाइसोप स्कोर। बहुत बच्चों ने सुना भी होगा ये बाइसोप स्कोर, क्या होता है बाइसोप स्कोर, और यदि आपने सुना है तो आप जानते होंगे, क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट बाइसोप स्कोर में इंक्लूडेड नहीं होता। सर्वाइकल डायलेशन, फीटल हेड डिसेंट, गत्ताल, सर्वाइकल इफासमेंट। हां जी, चालू हो जाएगा बेटा, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। यस डियर, बिल्कुल, गत्ताल सी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, सी। गत्ताल, राकेश सी, चेतन, विष्णु, अनिल, नरेंद्र, संदीप, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। यस, चलो जी, कोई बात नहीं। देखो, आप में से बहुत बच्चे जानते हो, ये सुना हो आपने बाइसोप स्कोर, ठीक है, वर्ड सुन लेना, जो नहीं जानता है वो सुन लेना बेटा। बाइसोप, बेटा बाइसोप स्कोर जो होता है वो लेबर के सक्सेसफुल इंडक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। दैट इज स्कोरिंग टू मॉनिटर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर, टू मॉनिटर सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर। सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर को चेक करने के लिए एक स्कोरिंग दी जाती है, और वो लेबर के अंदर हम देखते हैं। इस स्कोरिंग का क्या नाम है, बाइसोप स्कोर। जैसे आप पीडियाट्रिक में नहीं पढ़ते हो क्या, आपगार स्कोर, जैसे आप वहां भी पढ़ते हो नर्वस सिस्टम के अंदर ग्लास्कोकोमा स्कोर, वैसे बेटा हमारे लुगाइयों का स्कोर होता है बाइसोप स्कोर। और ये लुगाइयों का स्कोर किस लिए चेक करते हैं, लेबर ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेबर का समय ज्यादा खिंच तो नहीं रहा है, लेबर में जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो समय पे हो रही है कि नहीं हो रही, सक्सेसफुल इंडक्शन के लिए। और सक्सेसफुल इंडक्शन में इस बाइसोप स्कोर के आप 3 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखें। मैं आपको जो 3 चीजें विशेष बताने जा रहा हूं वो 3 चीजें ध्यान रखें। ये ना सोचें कि क्वेश्चन यही है, क्या पता इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाए। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, बाइसोप स्कोर का सबसे मैक्सिमम स्कोर, सबसे मैक्सिमम टोटल स्कोर यदि हम बोलें, या मैक्सिमम ना कहूं, कई बार आ जाता है टोटल मैक्सिमम स्कोर, ऐसे पूछ लेता है टोटल मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो आप ये ध्यान रखना कितना बोलना है, 13 होता है बेटा। जबकि टोटल मिनिमम स्कोर अपन इसको बोलते हैं 0। कितना देते हैं, 0। ये 2 क्वेश्चन तो यहां से ध्यान रखना कि टोटल मैक्सिमम स्कोर 13 होता है, टोटल मिनिमम स्कोर 0 होता है। लेकिन
इसमें 5 कंपोनेंट, बेटा जी ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, बाइसोप स्कोर में 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार संख्या से ही आ गए, जैसे मान लो आपके आ जाए कि बाइसोप स्कोर में टोटल कितने कंपोनेंट्स को जगह दी है, ए बेटा 4, बी 5, 7 और 9। कई बार संख्या में आ गया है और संख्या में आपको कितना बोलना है, 5। और ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट होता है आपका जिसका नाम है सर्वाइकल डायलेशन। 5 में से 4 चीजें सर्विक्स से रिलेट होती है। एक सर्वाइकल डायलेशन, दूसरा सर्वाइकल इफासमेंट, सर्विक्स का इफासमेंट, तीसरा सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्विक्स सॉफ्ट है कि हार्ड है, और एक देखते हैं सर्वाइकल पोजीशन। क्या देखते हैं? सर्वाइकल पोजीशन। और 5वां देखते हैं दैट इज द फीटल हेड स्टेशन। चलो जी बोलो कितने कंपोनेंट आए? 5। सर्वाइकल डायलेशन, इफोर्समेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन, फीटल हेड डिसेंट। तो बेटा जी सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितने कंपोनेंट है। एक तो संख्या आनी चाहिए आपको 5, दूसरा टोटल मैक्सिमम स्कोर 13, टोटल मिनिमम स्कोर 0, कंपोनेंट कितने हैं? 5। कौन सा इंक्लूड होता है एक्सेप्ट, ऐसे भी पूछे जा सकता है, या अभी जो मैंने पूछा वैसे भी पूछा जा सकता है, नॉट इंक्लूडेड इन बाइसोप स्कोर। तो आपने देखा क्या सर्वाइकल डायलेशन यहां इंक्लूड होगा? यस, अभी बताया हमने। इसका मतलब यहां हमें नोट वाला आंसर करना है, इंक्लूड वाला नहीं करना, क्योंकि इंक्लूड तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गतपाल, क्योंकि गतपाल यहां इन्वॉल्व नहीं करते, इफासमेंट भी इन्वॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर आप सब बच्चों का सी होगा। और गतपाल का मतलब तो जानते ही हो आप बेटा। एक गतपाल के क्वेश्चन भी ध्यान रखना, गतपाल में 5 चीजें आती नहीं आती, 5 वर्ड्स, दैट इज द गतपाल। गतपाल, गोपाल नहीं है बेटा, है ना, गतपाल। जी फॉर ग्रेविडा, जी फॉर ध्यान रखना ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इन फीमेल इन हर लाइफ। एक महिला अपने जीवन काल में कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, यह संख्या उसकी क्या कहलाएगी? ग्रेविडा। टी बराबर टर्म, और टर्म माना जाता है दैट इज बर्थ आफ्टर 37 वीक। 37 वीक से ऊपर के बच्चे के जन्म को किस में ले जाऊंगा? टर्म में। पी बराबर यहां गतपाल में मानते हैं प्री टर्म, और प्री टर्म हम मानते हैं बर्थ एट 37 वीक। ये बड़ी चीज अपने माइंड में एंटर करवा लेना बेटा। कई बच्चे 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्म मानेंगे, लेकिन मैं आपको फिर हिदायत दे देता हूं, 37 सप्ताह की या बिफोर 37 सप्ताह, ये किस में जाएगा? प्रीटर में। लेकिन ए का मतलब है अबॉर्शन, और अबॉर्शन का मतलब आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अबॉर्शन में 2 चीजें देखी जाती है, या तो एक्सपल्सन या एक्सट्रक्शन, क्योंकि अबॉर्शन अपने आप भी होता है और जानबूझकर भी करवाया जाता है। जो जानबूझकर होता है ना, इट इज कॉल्ड द एक्सट्रक्शन। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बेटा। और एक होता है एक्सपल्सन, और एक्सपल्सन अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस। मैं वर्ड बोलूं मिसकरेज, और यदि पार्ट ऑफ कंसेप्शन का या तो एक्सपल्सन हो या एक्सट्रैक्शन हो, और ये एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन
पार्ट ऑफ कंसेप्शन का देखा जाए, जिसका वेट दैट इज अ वेइंग इज 500 ग्राम और लेस। ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मैं फिर बोल देना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वजन यहां इंक्लूड किया है वो 500 ग्राम और 500 ग्राम से कम इंक्लूड किया है, और यह देखा जाता है बिफोर 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना कर दिया है, 24 सप्ताह। आपकी किताबों में भले ही कहीं 20 लिखा हो, पुरानी गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन में 24 सप्ताह से पहले जितने भी एक्सपल्सन एक्सट्रैक्शन है सबको कहां ले जाऊंगा, अबॉर्शन में। लेकिन लास्ट एल का मतलब होता है लाइव बर्थ, ये सुन लेना माय डियर, लाइव बर्थ। और लाइव बर्थ का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ करंट लाइव चिल्ड्रन। यस बेटा, करंट लाइव चिल्ड्रन। मैं फिर मेरे शब्दों को दोहरा देता हूं, करंट लाइव चिल्ड्रन का मतलब है प्रेजेंट में कितने जिंदा हैं। इसका मतलब मान लो एक महिला ने, पहले कोई महिला आपके पास आती है और आप उसकी हिस्ट्री लेते हो, चौथी प्रेगनेंसी है, यानी 3 बच्चे ऑलरेडी डिलीवर हुए हैं, उनमें से वो कहती है कि सर एक बच्चा अबॉर्ट हो गया था तो आप अबॉर्शन में ले जाओगे। आपने कहा सर एक बच्चा जिंदा है और वो घर पर है जो कि 38 सप्ताह के बाद पैदा हुआ था, इसका मतलब आप टर्म में ले जाओगे, लाइव है। पर एक की हिस्ट्री पूछोगे तो वह आपको देगी कि सर पैदा तो हुआ था लेकिन 3 साल के बाद वो बड़ा होकर मर चुका था। इसका मतलब जो नहीं है मैं उसको एल में नहीं ले जाऊंगा, चाहे वो मर गया हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। एल का मतलब बेटा वर्ड ही लिखा है मैंने, करंट लाइव चिल्ड्रन। प्रेजेंट में आपके पास क्या है, आप इससे पहले धन्ना सेठ हो, एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है प्रेजेंट में तेरे कितने बच्चे हैं। उससे पहले तो आपने 11 बच्चे किए हो, लेकिन प्रेजेंट में आपके पास खाली मैदानों कुछ नहीं। इसका मतलब करंट लाइव चिल्ड्रन 0। आपने 11 को पैदा कर दिया पर वो 11 बड़े होकर मर गए। 11 बड़े हुए, कोई 1 साल का मर गया, कोई 1.5 साल का मर गया, कोई 3 साल का मर गया, कोई 4 साल का मर गया। लेकिन 12वीं प्रेगनेंसी जब गेन की, आपने हिस्ट्री ली, अभी आपके कौन सी प्रेगनेंसी है आपने पूछा, उसने कहा 12वीं। 11 कहां है, उसने हिस्ट्री दी, एक 6 महीने का मर गया, एक जन्म के बाद 1 साल का मर गया, एक 2 साल का मर गया। कभी भी डियर लाइव बर्थ में काउंट नहीं करते हैं। लाइव बर्थ में हमेशा कौन से जाएंगे, करंट, जो प्रेजेंट में उस महिला के पास है। तो डियर आप ये ध्यान रखना, बाइसोप स्कोर के कंपोनेंट में कभी भी गतपाल को जगह नहीं दी गई है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज क्वेश्चन आस्किंग टू एग्जाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना, नेक्स्ट। और अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी आपकी बहुत एग्जाम्स में आया हुआ है। वर्ड पढ़ना, आराम से पढ़ें, बिल्कुल बेटा। यस यस, क्वेश्चन पढ़े बेटा, और क्वेश्चन के अंदर आप आंसर देने की कोशिश करें। क्या क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, बिल्कुल। क्वेश्चन ने कहा है प्लॉटिंग ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन की प्लॉटिंग पार्टोग्राफ में। पार्टोग्राफ तो जानते ही होंगे आप लोग, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इस पार्टोग्राफ में सर्वाइकल डायलेशन की प्लॉटिंग मींस मार्किंग, कितने सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है 0, 2, 4, 5। यस, यू गिव मी राइट आंसर। आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं बेटा। यस, बिल्कुल गौरव सी,
ओम प्रकाश सी, महावीर सी, भरत, ओम प्रकाश, मोनिका, अच्छा सी, बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और यदि आपका पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हो। यस बेटा, सी। चलो ध्यान रखना, पार्टोग्राफ के बारे में आप सब बच्चे जानते होंगे। मैं पार्टोग्राफ के बारे में बताऊं तो पार्टोग्राफ का फर्स्ट डिस्कवर, ये ध्यान रखना, पार्टोग्राफ का फर्स्ट डिस्कवर 1954 में एक वैज्ञानिक ने की थी, उसका नाम था फ्राइडमैन। क्या नाम था? फ्राइडमैन। और यह एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेपर होता है, दैट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेपर। यह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पेपर होता है, और इस पेपर में हम लेबर की जितनी भी कंडीशंस हैं उन सभी को यहां पर डिनोट करते हैं। जैसे मेजर 4 चीजें हम यहां मेंशन करते हैं। पहली चीज प्रोग्रेस ऑफ लेबर, एक तो लेबर की प्रोग्रेस की चीज, दूसरा कुछ मैटरनल कंडीशन, कुछ फीटल कंडीशन की चीजें, कुछ मैटरनल कंडीशन की चीजें, और एक बेटा ड्रग। ये 4 चीजें, 4 कंपोनेंट्स हम यहां पार्टोग्राफी में मेंशन करते हैं। उस प्रोग्रेस ऑफ लेबर में एक चीज मेंशन की जाती है जिसका नाम है सर्वाइकल डायलेशन, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। और यह ध्यान रखना हर बच्चा, प्लॉटिंग मींस मार्किंग आप हमेशा पार्टोग्राफ में कहां से शुरू करोगे? 4 सेंटीमीटर से। और यह आप चाहे सर्वाइकल डायलेशन की प्लॉटिंग करो, चाहे कई बार आ जाए प्लॉटिंग ऑफ अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन इन पार्टोग्राफ। बेटा पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन की भी प्लॉटिंग 4 सेंटीमीटर से होती है, पर एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन के बारे में फ्राइडमैन भाई साहब ने नहीं बताया था। इन दोनों के बारे में बताया था एक वैज्ञानिक हुए थे, फिलपोर्ट और कास्टल। इन दोनों ने एक लाइन के बारे में बताया था 1972 में, सन 1972 में, दैट इज गिवन द 2 लाइन, अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, जिसमें अलर्ट लाइन कहा गया, दैट इज अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन किसको इंडिकेट करती है? यदि मैं आपको कहूं बेटा दिस इज अलर्ट लाइन, तो अलर्ट लाइन इंडिकेट करती है स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर। आपका लेबर जो स्लो चल रहा है, तो पार्टोग्राफ में कौन सी लाइन खींचनी पड़ेगी? अलर्ट लाइन। लेकिन एक्शन लाइन तब खींची जाती है जब दैट इज एक्शन इज टू बी टेकन,